गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बीए सेकेंड ईयर की इस कक्षा में प्रशासनिक संस्थाओं की इस कक्षा में निर्वाचन आयोग के संबंध में अध्ययन करेंगे। निर्वाचन आयोग से आप सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाकिफ़ होंगे। अक्सर आपने नाम भी सुना होगा इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव होते रहते हैं और जो भी चुनाव होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के देखरेख में होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके लिए केंद्रीय सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ है, और हमारे जो ग्राम पंचायतों के या नगर पालिकाओं के नगरीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उनके लिए राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। भारत में जो संविधान है वो भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। एक ऐसा लोकतंत्र जिसका निर्माण और उसका संचालन उसके नागरिकों की इच्छा या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है, और जिनकी संप्रभुता उनके हर व्यक्ति में निवास करती है। भारत द्वारा जो अंगीकृत लोकतांत्रिक शासन पद्धति है उसका स्वाभाविक परिणाम ये है कि हम प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि या आवश्यक होने पर उससे पहले भी जनता के द्वारा निर्वाचन के माध्यम से अपने उन प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है जिन्हें वह शासन में सत्ता सौंपना चाहती है। किसी भी देश के लोकतंत्र की सुरक्षा और उसका जो स्थायित्व होता है वो इसी तथ्य में निहित है कि जनता के द्वारा उसके प्रतिनिधियों में निर्वाचन की व्यवस्था या निर्वाचन तंत्र कितना कुशल, निष्पक्ष, ईमानदार और स्वतंत्र है। भारत के नागरिक को इस बात का गौरव प्राप्त है कि वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मतदाता है। अतः यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचन संरचना और तत्संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण प्रासंगिक रहेगा। भारत का जो संविधान है उसके का जो 15वां भाग है उसमें एक पृथक अध्याय में निर्वाचन की व्यवस्थाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। ऐसा करके संविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य संविधानों में प्रचलित इस परंपरा से अलग हटकर, जिसमें चुनावों को कम महत्वपूर्ण मानकर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, का कार्य किया है, जबकि हमारे देश में चुनाव को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है और होता भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य चुनाव निर्वाचन। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन के संबंध में जिन व्यापक व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया है उससे यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि भारत के नागरिकों को मताधिकार के इस राजनीतिक अधिकार को संविधान का अंग बनाने के प्रति वे कितने उत्सुक और चिंतित थे। संविधान सभा ने इस अधिकार की अनन्य महत्ता के प्रति जागरूक रहते हुए भी इस संबंध में व्यवस्थाओं का प्रारूप बनाने का दायित्व उसी समिति को दिया था जो मौलिक अधिकारों के प्रारूप निर्माण का कार्य कर रही थी। इस समिति ने यह अभिशंसा की थी कि चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रक्रिया में कार्यपालिका के संभावित हस्तक्षेप को निर्धारित करने की दृष्टि से इसे मौलिक अधिकार ही माना जाए तथा इसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान दिया जाए। समिति ने यह भी सर्वसम्मत निर्णय किया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किया जाए, चुनाव की व्यवस्था स्वतंत्र, गोपनीय और सामूहिक हो तथा चुनाव का आयोजन संघीय सरकार के कानून के अधीन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग द्वारा किया जाए। मौलिक अधिकारों के प्रारूप निर्मात्री समिति के इस प्रस्ताव की भावना और मंतव्य के प्रति तो संविधान सभा ने सहमति प्रकट की, किंतु संविधान सभा ने इसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान देने की स्वीकृति प्रदान नहीं की। फलतः मौलिक अधिकारों के तृतीय अध्याय में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा निर्वाचन विषय को संविधान के 15वें भाग में अलग अध्याय के रूप में शामिल किया गया। भारत एक संघात्मक राज्य है, फिर भी यहाँ निर्वाचन तंत्र का गठन इस प्रकार किया गया है कि संपूर्ण देश की निर्वाचन व्यवस्था एकात्मक सूत्र में बंधी हुई है। संविधान सभा में निर्वाचन की व्यवस्थाओं के विषय में प्रावधान करते समय पर्याप्त विचार विमर्श भी हुआ। संविधान सभा इस बात से अवगत थी कि किसी भी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जनता का विश्वास और निष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि निर्वाचन तंत्र और संबंधित प्रशासन के नियमों के अधीन निर्वाचन प्रक्रिया कितनी ईमानदार, जनता का मत जितना गोपनीय, निर्वाचन पंजीकरण तथा मतगणना संपन्न करने वाली इकाई कितनी निष्पक्ष है। यह विश्वास न केवल निर्वाचन नियमों के आधार पर बल्कि इन नियमों के निष्पादनकर्ताओं की निष्पक्षता और कार्यकरण में ईमानदारी और निष्ठापूर्ण आचरण से बनता बिगड़ता है।
संविधान सभा की प्रारूप समिति में इस विषय पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ कि निर्वाचन आयोग का गठन कैसा हो। एक स्तर पर प्रारूप समिति के समक्ष 2 प्रस्ताव विचाराधीन थे। इस संबंध में बताया गया कि एक प्रस्ताव के अंतर्गत 4-5 सदस्यों से युक्त एक स्थायी संस्था का प्रावधान विचारणीय था कि वे चुनाव के समय निर्वाचन के आयोजन हेतु एक तदर्थ संस्था की नियुक्ति कर लें। प्रारूप समिति ने चार पांच स्थायी संस्था का या तो स्थायी संस्था बन जाए 4-5 सदस्य से युक्त, और या फिर चुनाव के समय निर्वाचन के आयोजन के लिए एक तदर्थ संस्था। तदर्थ का अभिप्राय होता है कि अस्थायी, जब जरूरत हो जब बना लो, फिर उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म। तो प्रारूप समिति ने इन दोनों प्रस्तावों के मध्य के मार्ग को अपनाया और अंत में संघीय स्तर पर एक सदस्यीय व स्थायी निर्वाचन आयोग की व्यवस्था स्वीकार कर ली गई, जिससे कि निर्वाचन से संबंधित मामलों को निपटाने में तत्संबंधी ढांचा सदैव क्रियाशील रहे। कि भारत में निर्वाचन आयोग किस प्रकार की व्यवस्था है, एक स्थायी व्यवस्था है। संविधान सभा ने एक सदस्य स्थायी आयोग का प्रावधान किया और ये व्यवस्था की कि वांछनीय हो तो राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इसमें और भी सदस्य संख्या बढ़ा सकेंगे, और भी सदस्य जोड़ सकेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इलेक्शन इन इंडिया अर्थात भारत में जो निर्वाचन होते हैं उनकी संवैधानिक व्यवस्था कैसी है। तो संविधान के 15वें भाग के पृथक अध्याय में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक, ध्यान रखना आप, अनुच्छेद 324 से 329 तक, खासकर अनुच्छेद 324 का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक संसद, राज्यों के विधानमंडल एवं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करता है। भारत चूंकि एक संघात्मक राज्य है, तथापि निर्वाचन तंत्र का गठन इस प्रकार किया गया है कि संपूर्ण देश की निर्वाचन प्रणाली और व्यवस्था में एक एकरूपता पाई जाए। भारतवर्ष में पाए जाने वाले निर्वाचन के तंत्र को सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे पहला तो केंद्रीय स्तर पर निर्वाचन आयोग, और दूसरा है कि राज्य स्तर पर निर्वाचन से संबंधित इकाइयां या उनके अधीनस्थ संरचना। तो निर्वाचन आयोग का संगठन एक महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा उपयोगी भी है, परीक्षा में अक्सर पूछते रहते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद, आपको यहाँ महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखनी है कि संविधान का अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचनों के निर्देशन, अधिक्षण और नियंत्रण के लिए एक आयोग की स्थापना हेतु जोड़ देता है, जिसका नाम निर्वाचन आयोग है। आयोग को यह दायित्व दिया गया है, आयोग को यह दायित्व दिया गया है कि वह बीच में व्यवधान आने से थोड़ा तकनीकी व्यवधान आ जाता है कई बार, तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि निर्वाचन का जो निर्देशन, अधिक्षण और नियंत्रण करने के लिए एक संस्था होगी जिसका नाम निर्वाचन आयोग होगा। और इसी अनुच्छेद में आगे कहा गया है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन और उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें। इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद इस हेतु बनाए गए किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसी आर्टिकल अर्थात 324 में यह भी कहा गया है कि जब कोई निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो संविधान ने यह प्रावधान किया है कि लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के पहले साधारण निर्वाचन तथा तत्पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके निर्वाचन आयोग को दिए गए कर्तव्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि अगर वो आवश्यक समझता है तो ये अब एक संवैधानिक व्यवस्था है
इस प्रकार निर्वाचन आयोग के संगठन के संबंध में संविधान के उक्त प्रावधानों से जो तथ्य प्रकट होते हैं उसके अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसकी सहायता के लिए कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 324(2) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। और 1951-52 के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे भारत में, उस समय 2 प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। यद्यपि उसके बाद में किसी भी आम चुनाव के समय राष्ट्रपति ने प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है। इस तरह निर्वाचन आयोग व्यवहार में प्राय एक सदस्यीय या वर्तमान में चूंकि निर्वाचन आयोग में कुछ एक मुख्य आयुक्त के अतिरिक्त आयुक्त भी होते हैं, उपायुक्त भी, तो वो बहुसदस्यीय भी रहा है, दोनों ही प्रकृति का रहा है। संविधान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तों के बारे में भी संकेत किया गया है। संविधान कहता है कि संसद द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जैसे कि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें, परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से वैसे कारणों और विशेष रीति के बिना नहीं हटाया जाएगा जैसे कारणों की रीति के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद के द्वारा बनाई विधि के अधीन रहते हुए किए जाने का प्रावधान किया गया है। किंतु ये भी महत्वपूर्ण बात है कि संसद में अभी तक ऐसी कोई विधि का निर्माण भी नहीं हुआ। ये प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी रीति के आधार पर उठाया जा सकता है जिस रीति के और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उठाया जा सकता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाने के बारे में प्रावधान किया गया है कि वह सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के लिए संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत के द्वारा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन किए जाने पर राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को हटा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हट जाने के बारे में इस प्रक्रिया को अपनाया जाना इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे संविधान निर्माता निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र, सशक्त और कार्यपालिका के अनुचित प्रभाव से मुक्त रखना चाहते थे। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितना संरक्षण प्रदान किया गया है। तो भारत में चूंकि निर्वाचन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और एक बड़ा काम है, इसलिए आवश्यक भी था। अब हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग की शक्तियों का स्रोत तो संविधान का अनुच्छेद 324 है, जिसके द्वारा निर्वाचन के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्तियां निर्वाचन आयोग में निहित की गई है। अनुच्छेद 324 में यद्यपि शक्तियों की कोई पृथक से गणना नहीं की गई है, तथापि अधीन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण जैसे शब्दों की जो व्याख्या समय समय पर न्यायपालिका द्वारा की गई है, उससे यह सिद्ध होता है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियों का अपरिमित स्रोत उसकी सर्जनकारी अनुच्छेद 324 ही है। यह अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कृत्य दोनों को अभिव्यक्त करता है। शक्तियों और कृत्यों में पारस्परिकता और अंतर्निर्भरता होती है। शक्तियों के बिना किसी कृत्य का निष्पादन भी असंभव है। इसी प्रकार ऐसी शक्तियां जो किसी कृत्य के निष्पादन की अपेक्षा नहीं करती है, निरर्थक ही मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 324(6) में उल्लेखित सब कृत्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों और दायित्वों दोनों को व्यक्त करता है। निर्वाचन आयोग के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं हम संक्षेप में इस तरह से देख सकते हैं कि पहली बात तो ये कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण में भूमिका है। रोल इन डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स, अर्थात जो चुनाव को संपन्न बनाने से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण अथवा परिसीमन करना होता है। भारत सरकार इस हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति करती है, जिसमें निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सदस्य बनाया जाता है। प्रथम आम चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पूर्ण रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया गया,
किंतु बाद में ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता रहा है, बाद में कई बार हुआ है। इसी प्रकार परिसीमन आयोग ही संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अनुसूचित जाति, जनजाति एवं एंग्लो इंडियंस के लिए संसद व विधानसभा में सीटों का आरक्षण का दायित्व भी निभाता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई है। इस तरह निर्वाचन आयोग को भूमिका निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण में परिसीमन आयोग के साथ संयुक्त की गई है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि निर्वाचन नामावली तैयार करने में भूमिका है। निर्वाचन आयोग के सृजनकारी अनुच्छेद 324 में ही इस तथ्य का संकेत किया गया है कि निर्वाचन नामावली निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयार होगी। संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हरित नहीं कर दिया गया हो, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। इस प्रकार निष्पक्ष, निर्विवाद, भेदभाव रहित निर्वाचक नामावली के निर्माण की प्रक्रिया पर निर्वाचन आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रस्तावित किया गया है। यद्यपि निर्वाचक नामावली तैयार करने का वास्तविक कार्य राज्य के निर्वाचन तंत्र द्वारा उनके जिला निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में किया जाता है, तथापि इस पर निर्वाचन आयोग सतत रूप से अपना नियंत्रण बनाए रखता है। फिर है निर्वाचन का आयोजन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। संविधान का अनुच्छेद 324 न केवल निर्वाचन आयोग की शक्तियों का स्रोत है, वरन उसके दायित्वों का उद्घोषक भी है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों के चुनाव का संचालन तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। इस प्रयोजन हेतु निर्वाचन आयोग अर्थात इस कार्य हेतु निर्वाचन आयोग चुनाव की समस्त प्रक्रियाओं का आयोजन करता है। इन समस्त चुनावों के लिए निर्वाचन मंडल की सूची बनाना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नाम निर्देशन से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक की समस्त प्रक्रियाओं का संचालन निर्वाचन आयोग की देखरेख में किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1961 आदि समस्त प्रचलित कानूनों का पालन सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण दायित्व है। फिर है कि ये राज्य स्तरीय तंत्र का निर्देशन नियंत्रण करता है। निर्वाचन आयोग की समस्त प्रक्रियाएं व्यवहार में राज्य स्तरीय निर्वाचन विभाग और जिला स्तरीय निर्वाचन तंत्र तथा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संपादित की जाती है। निर्वाचन आयोग इन प्रक्रियाओं के निष्पक्ष निर्वाह के लिए राज्य सरकारों के निर्वाचन तंत्र को व्यापक निर्देश जारी करता है और इन कार्यों के संपादन की प्रक्रिया में उन्हें यदि कोई कठिनाई हो तो तत्काल आवश्यक निर्देश, सहायता और मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाता है। राज्य निर्वाचन तंत्र का प्रमुख पदाधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रहते हुए राज्यों में चुनाव के संचालन का कार्य करता है। इस अधिकारी की नियुक्ति भी निर्वाचन आयोग द्वारा ही की जाती है तथा उसके गोपनीय प्रतिवेदन भी अंशतः निर्वाचन आयोग द्वारा ही भरे जाने लगे। इसके बाद में है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने का कार्य है, उन्हें मान्यता देना है, उनको प्रतीकों का, सिंबल्स का आवंटन का कार्य भी करता है। तो देश के संविधान सभी नागरिकों को संस्था या संघ बनाने का मौलिक अधिकार तो प्रदान करता है, अतः अपने इस अधिकार के अंतर्गत नागरिक राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं। निर्वाचन आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन की शुद्धता के हित में, ऐसे निर्वाचन के निष्पक्ष और दक्षतापूर्ण संचालन के हित में राजनीतिक दलों के लिए प्रतीकों का चयन और आवंटन यह कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से निर्वाचन आयोग के जो कार्य उनकी प्रकृति है वो अत्यंत विविधतामय है। यह सेवाओं की अयोग्यता के मामले में परामर्शदात्री भूमिका का भी निर्वाह करता है। जैसे कि निर्वाचन आयोग राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के उनके चुनाव के बाद की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देता है। कोई एमपी या एमएलए का जब चुनाव हुआ तो वो चुनाव में लड़ने हेतु योग्य थे या नहीं थे, ऐसी कोई निरर्था आदि के बारे में इस संबंध में विचार करता है। संविधान का अनुच्छेद 102 और 192 में इस तरह के प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा एक आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आयोग का एक कर्तव्य है कि देश में होने वाले समस्त चुनावों को निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराएं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और शंका रहित चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दल, सरकार, अभ्यर्थियों, चुनाव कराने वाले कर्मचारियों और सभी संबद्ध पक्षों के लिए एक आदर्श आचार संहिता जारी करता है, जिसकी पालना सभी से होती है। हम सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव की जब तिथि की घोषणा होती है कि इतनी तारीख को
लोकसभा के या विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उसी तिथि से उसी के साथ एक आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता में तरह तरह के प्रतिबंध होते हैं जिनका पालन सरकार को तथा चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों को करना होता है, तो वही आदर्श आचार संहिता कहलाती है। एक ये है कि चुनाव के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस हेतु निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों से चुनाव के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने का आग्रह करता है। इस आग्रह को एक औपचारिकता ही माना जाता है, क्योंकि चुनाव कराने में आवश्यक सहयोग देना सरकार का भी एक दायित्व होता है। वास्तविकता यही होती है कि अगर कर्मचारी नहीं होंगे अथवा कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर चुनाव हो ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए राज्य सरकारें और साथ ही केंद्र सरकारें अपने कर्मचारियों को जब भी चुनाव में उनका नियोजन किया जाता है, तो उनकी सामान्य शब्दों में कहे तो जब भी इलेक्शन में उनकी ड्यूटी आती है तो उन्हें तुरंत रिलीव करना होता है चुनाव का, क्योंकि चुनाव एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए चुनावों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद।